कल्पना करिए, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसका अपना लोकतंत्र ही न रहे तो क्या होगा। और इसके बाद की वह कौन सी परिस्थिति होगी जो इस देश के सामने उभर कर आ सकती है। वह कौन सी परिस्थिति होगी जो इस देश के भीतर आम लोगों के बीच दिखाई दे सकती है। और ठीक यही सवाल 50 के दशक के पहले उस गुलामी भरे कालखंड में आम लोगों के बीच उनके भीतर इतने बड़े होते चले गए। तभी तो कोई शख्स ये विचार रखता है कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। और हर कोई यह महसूस करता था कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि उस समय हर किसी को संविधान में ही समाधान दिखता था। संविधान के भीतर लोकतंत्र में ही उनको अपना भविष्य नजर आता था। भारत को आजादी मिली तो हर कोई इस बात से सहमत था कि भारत लोकतांत्रिक होगा, लेकिन इस बात की चिंता ज्यादा थी कि इसका रूप कैसा होगा, किस तरह का होगा। जब बाबा साहेब को यह दायित्व मिला तो बाबा साहेब ने संविधान में उन्हीं सब बातों का जिक्र कर डाला जिससे इस देश के भीतर चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहे। यदि कार्यपालिका गलत है तो न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह उसे रोके। व्यवस्थापिका के भीतर विपक्ष की मौजूदगी होनी चाहिए, ताकि सरकार यदि बेखौफ होती चली जाए तो उस परिस्थिति में भी वहां पर भी वह उसे रोक सके। इस देश के भीतर सरकार अपने तौर पर टैक्स पेस के पैसे का दुरुपयोग करती है, तो इस देश के नौकरशाही जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें भी सरकार को टैक्स पेस के पैसे का दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए। लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में मीडिया की भूमिका बहुत आम होनी चाहिए। सरकार कितनी सही है, कितनी गलत है, इसकी जानकारी उसे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और सरकार के पूरे कच्चे चिट्ठे को बताना चाहिए, इसकी जानकारी। और लोगों के सवाल भी उठाए और सरकार से सवाल करने की स्वतंत्रता मीडिया को होनी चाहिए, जो कि फोर्थ पिलर के रूप में उसे जाना जाता है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, हर उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो इस देश के लोगों को जीने का अधिकार दे सके। लेकिन परिस्थितियां देखिए, इस देश के भीतर मौलिक अधिकार लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इस देश के भीतर संवैधानिक अधिकार लोगों को नहीं मिल रहे हैं। बुनियादी अधिकार लोगों की पहुंच से दूर होते चले गए। इस देश में पानी, पीने के पानी के अभाव में भी लोगों की जिंदगी चल रही है, लेकिन सरकार वहां पर पानी पहुंचाने की स्थिति में है ही नहीं। इस देश में भूख से जुड़े लोगों की तादाद इतनी बढ़ती चली गई कि वह तो मज 5 किलो अनाज पर के आश्रय ही टिकता चला गया। और इस देश के भीतर एक बहुसंख्य आबादी के भीतर अभी भी सवाल है कि पेट कैसे भरे। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। इस देश में आजादी के बाद इतनी असमानता इससे पहले कभी नहीं थी जो अब है। लेकिन इन सब परिस्थितियों से सरकार आंखें मूंद लेती है और सरकार उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाती है, इस देश के चुनिंदा लोगों को, जिसके आश्रय ही इस देश को चलाया जा रहा है। इस देश में जो अधिकतर संपत्ति है वह चुनिंदा लोगों तक ही सीमित है। बहुसंख्य आबादी के हाथों में अभी भी कुछ भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर भी इस देश के भीतर
विपक्ष यह कहने से चूकता नहीं कि लोकतंत्र खतरे में है। बीते 10 सालों में जिस तरह से विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त की गई हो, सरकार को अस्थिर करने का काम किया गया हो, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी को से व्हाइट मनी में कैसे तब्दील कर देना, हजारों करोड़ रुपए का खेल राजनीतिक तौर पर बीते 10 सालों में हुआ है। यही ब्लैक मनी जिसका जिक्र चुनावी रैलियों में अभी के प्रधानमंत्री उस समय कहा करते थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे और हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन न तो वो ब्लैक मनी को भारत में ला सके और न ही गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए देने की स्थिति में आ सके। बल्कि हुआ ये कि इस बीते 10 सालों में ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कैसे तब्दील होती चलेगी, यह तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए ही परिस्थितियां दिखाई देने लगी। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया। राजनीतिक तौर पर भी इस देश का सच यही हो चला है कि कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, क्योंकि 30 जनवरी को इस देश के सामने जो वीडियोस निकल कर आए उससे हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि वाकई इस देश के भीतर लोकतंत्र का खुलेआम कत्ल कर देना यही